ठीक। जय हिंद दोस्तों। अभी मैं ये कल के लिए आपका मतलब आज जब आप देखेंगे तब तो ये मंडे का, ये सैटरडे का होगा। एक्चुअली मैं कल नहीं रहूँगा, इसलिए मैं आज ही इस पेपर को आप सभी के लिए जो है रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि जो सैटरडे को जो टेस्ट चलती है वो किसी भी कीमत पे रुकना नहीं चाहिए। तो सैटरडे को जो भी स्टूडेंट आएंगे वो जान लें कि ये मैंने फ्राइडे दोपहर में 3 बज रहा है अभी, वो हमने रिकॉर्ड किया है। तो आप टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट के ठीक 10:30 बजे से सर जो है इसे लाइव कर देंगे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एसएससी सीजीएल 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे हम उसे डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर इफ यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर। तो देखिए, अगर आपको यहाँ वेदर लिखना है तो वेदर के साथ आपको और लिखना पड़ता है, वेदर के साथ हमें और लिखना चाहिए। तो वेदर के साथ आगे और सेंटेंस में नहीं है, तो एरर यहीं पे आपको वेदर को हटाकर इफ का प्रयोग करना चाहिए, वेदर को हटाकर इफ लिखना चाहिए। चलो ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होगा जिस पार्ट में वेदर है, तो इसका आंसर आपका डी है, वेदर के स्थान पे इफ। क्योंकि अगर आप वेदर लिखते हैं तो वेदर के साथ आपको कंजंक्शन और चाहिए, और अगले पार्ट में देखें इसके बाद सेंटेंस में कहीं पे भी और शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए आप इसे वेदर को इफ कर दीजिए और सेंटेंस में सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसलेनियस, डिसिप्लिनेरियन, एक्सक्लेमेशन। हाँ, ये तो दिख रहा है, आंसर आपका सी है, क्योंकि वर्ड होता है एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मतलब सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेशन का अर्थ होता है अचानक जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, सडन फीलिंग। जैसे आप हुर्रे, वाव, हाउ, व्हाट, ये सब जो बोलते हैं उसी को एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो इसका CLA होता है, आई यहाँ पे मिस हो गया है, मतलब एक्स्ट्रा उन्होंने लिख दिया है, बाकी सब तो सही है। डिसिप्लिनेरियन मतलब वो जो बहुत ही कठोर डिसिप्लिन का पालन करते हैं। डिसिप्लिनेरियन को आप सिनोनिम में बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम लिख देता हूं, मार्टिनेट। ये भी बहुत बार आ चुका है, मार्टिनेट होता है, तो ये तो ठीक ही है। कॉरेस्पॉन्डेंस के 2-3 अर्थ होते हैं, एक तो होता है पत्राचार, बातचीत करना, कम्युनिकेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, समानता, समानता या कम्युनिकेशन के लिए। मिसलेनियस मतलब होता है मिक्स्ड, मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड, मिक्स्ड बोलिए या सन्ड्री बोलिए, मिला जुला। तो इसलिए सेकंड का आंसर सी है, एक्सक्लेमेशन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। थर्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मेनी अ मैन हैज स्कम्ड टू हिज टेम्पटेशन। स्कम्ड का अर्थ होता है घुटने टेकना, स्कम्ड का सिनोनिम मैं यही लिख देता हूं, सरेंडर, सरेंडर। तो देखिए रूल होता है मेनी ए, आप मेनी के बाद अगर ए लिखते हैं तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी आपको सिंगुलर लिखना है। SN मतलब सिंगुलर नाउन, SV मतलब सिंगुलर वर्ब, तो मेनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए मैन भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। मेनी अ मैन का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्ति, या तो अ ग्रेट मेनी बोलिए, अ ग्रेट मेनी, या मेनी ए, दोनों का हिंदी एक ही होता है, बहुत सारे। तो मेनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर ही रहना चाहिए, तो इसका हिंदी है बहुत सारे लोगों ने इस लालच के आगे घुटने टेक दिए हैं। टेम्पटेशन का अर्थ होता है लालच, टेम्पटेशन मतलब लालच। नेक्स्ट, इडियम है होल्ड द की, होल्ड द की मतलब इसका होता है किसी चीज पे नियंत्रण रखना। होल्ड द की का अर्थ होता है किसी चीज पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल। होल्ड द की का अर्थ होता है टू कंट्रोल, किसी चीज पे पूरी तरह से अपना नियंत्रण या दबदबा रखना।
तो टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज पे अपना नियंत्रण रखना। नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, मतलब कोई भी चीज जो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है और लंबे समय तक टिकता है बिना टूटे हुए या बिना कमजोर हुए हुए, तो उसी को हम ड्यूरेबल कहते हैं। इसका तो अर्थ होगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का हिंदी होता है टिकाऊ। हार्श मतलब तो कठिन होता है, क्रूएल, निर्दयी। प्लायबल मतलब होता है लचीला, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में फ्लेक्सिबल। प्लायबल मतलब लचीला, फ्लेक्सिबल। सिक्योर मतलब दो हो सकते हैं, या तो टाइट या फिर जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल, भरोसा के योग्य। तो ड्यूरेबल का अर्थ होता है जो टिकाऊ होता है, जल्दी ना तो टूटता है ना तो जल्दी कमजोर होता है, उसी को हम लोग ड्यूरेबल कहते हैं। तो 5 का आंसर आपका हो गया ए। नंबर 6 सक्लेंट। सक्लेंट का अर्थ होता है मॉइस्ट, पानी जैसा, या फिर आप इसे जूसी भी बोल सकते हैं, मॉइस्ट या फिर जूसी। तो इसका तो हमें सिनोनिम बोल रहा है, तो जूसी रहा। डिसेंट का अर्थ होता है रीजनेबल, लॉजिकल, हम्बल भी हो सकता है। कोयर्स मतलब होता है रफ, खुरदरा। फाउल मतलब होता है डिसगस्टिंग, खराब, घटिया, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, खराब या घटिया। तो सक्लेंट का अर्थ होता है जूसी, रस भरा, जिसे आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रस भरा, ये जिसमें जूस है। तो 6 का आंसर ए हो गया। 7 आपको इसमें एक्टिव वॉइस बनाना है। रोहन वॉज पनिश्ड, रोहन वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण। तो ये तो पैसिव दिख ही रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट रोल होता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में या तो वॉज होगा या तो वर्ड होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिर जो। तो इसका जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो पैसिव वॉइस है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट में हम इसी तरह से पैसिव बनाते हैं। तो होना चाहिए था रोहन पुश्ड करण, रोहन वॉज पुश्ड है, रोहन को करण के द्वारा धक्का दिया गया था, तो करण पुश्ड रोहन हो जाएगा, क्योंकि ये रहा ऑब्जेक्ट, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो करण वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 3 है। करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल, मतलब करण ने रोहन को पूल में धक्का दे दिया था। तो इसका आंसर आपका सी है, क्योंकि रोहन तो अब सब्जेक्ट है, ये तो बन नहीं सकता है, तो करण होगा। और यहाँ तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, ये रहा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक ही चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखिए इसमें ए में दिया है बट, तो बी या डी ही ऑप्शंस में है, या तो बी आंसर है या डी, क्योंकि बट से समानता शुरू होता नहीं है। दिस का प्रयोग किसी चीज के लिए करते हैं तो पहले उसकी बात होगी, तो बी और डी में देखना है। देखिए द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग, रियरिंग मतलब होता है पालन पोषण, आप इसे दे सकते हैं ब्रिंग अप, रियर मतलब होता है ब्रिंग अप, पालन पोषण। तो इसका हिंदी है कि बच्चों के पालन पोषण का जो तरीका है वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में अलग होता है। वेरी मतलब डिफर, अलग होना, मतलब अलग अलग सभ्यता संस्कृति में बच्चों का पालन अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आपको डी से तो शुरू करना ही है, तो बी वाला तो पहले ही हटा देते हैं। अब डी के बाद देखना होगा कि किस किस की बात हो रही है, तो डी के बाद आपको बी जाना चाहिए, क्योंकि बी में देखिए क्या लिखा है, बच्चों के पालन पोषण का तरीका अलग अलग होता है। फिर बी में बोल रहा है देहात का जो कम्युनिटी है, देहातिक, रूरल मतलब देहात, ग्रामीण समाज में द कस्टम्स मतलब नियम कानून जो होते हैं वो एक समान होते हैं। ग्रामीण समाज में बच्चों का पालन पोषण लगभग एक तरीके से होता है। फिर ए, लेकिन जो विकसित समाज है उनमें जो बचपन और जो एडोलसेंस मतलब होता है टीनेजर, 13 से 19 साल के बच्चे को कहते हैं एडोलसेंस,
जिसमें टीन लगा होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था, 13 से 19 साल की उम्र को हम एडोलसेंस कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो डेवलप उन्नत जो समाज है उसमें बचपन और किशोर अवस्था वो काफी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि अमीर घरों में बच्चों को काफी लंबे समय तक बचपना बच्चों में रहती है, क्योंकि उन्हें उतना लाड़ प्यार मिलता है। और किशोरावस्था में उन्हें काफी लंबे समय तक छूट मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता वो अच्छे घर के होते हैं, बहुत ही पैसे वाले, तो उन्हें लंबे समय तक बचपने का आनंद मिलता है और किशोरावस्था का। लेकिन जो गरीब परिवार मध्यम वर्ग है उनमें बचपन भी ज़्यादा दिन नहीं रहता, किशोरावस्था में बहुत सारे दबाव होते हैं कि जल्दी पढ़ के हमें कुछ जॉब लेना है। लेकिन यही बता रहा है कि जो उन्नत समाज होता है उसमें बचपन और किशोर अवस्था काफ़ी एक्सटेंडेड मतलब लंबे समय तक बढ़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद सी, इससे क्या होता है, इससे यह हमें उपलब्ध कराता है ज़्यादा मौका फॉर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि जब बचपना लंबे समय तक रहेगा बच्चों को और उनके एडोलसेंस लंबे समय तक रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा शिक्षा के ज़्यादा मौका मिलेगा और चरित्र के निर्माण में भी बेहतर मौका मिलेगा। तो इसीलिए यह सेंटेंस आपका सी सही है, इसका जो सीक्वेंस है सी में सही है, DBAC। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट का अर्थ होता है केयरलेस, लापरवाह। तो केयरलेस का एंटोनिम पूछा आपसे, तो केयरफुल होगा, सावधान। स्ट्रेंज मतलब तो ऑड होता है, अजीब। इनडिफरेंट मतलब आप कह सकते हैं अनइमोशनल, स्टोइक जिसे आप बोल सकते हैं। फेथफुल मतलब भरोसेमंद जो होता है, विश्वासी। तो नेग्लिजेंट का एंटोनिम पूछा है तो केयरफुल होगा। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, केयरफुल मतलब सावधान। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। लॉन्गिट्यूड मतलब तो है लंबाई से संबंधित है, डिस्टेंस से संबंधित होता है। देशांतर जिसे कहते हैं। मैनर्स मतलब तरीका। आंसर तो ये होगा क्योंकि इसका स्पेलिंग होता है टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल मतलब भयानक। इसका सिनोनिम लिख देता हूं ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल भयानक। कॉन्ट्रैरी मतलब अपोजिट, विरोधाभासी, अपोजिट। लॉन्गिट्यूड का अर्थ होता है बीच की दूरी जो होती है, आप इसे लेंथ बोल सकते हैं, लंबाई, LENGTH। हिंदी में आप देशांतर बोलिए। मैनर मतलब तरीका, व्यवहार। तो 10th का आंसर आपका डी है, टेरिबल, भयानक। नेक्स्ट, रेक्टिफाई मतलब होता है गलतियों को सुधारना, करेक्ट करना। तो हमें तो एंटोनिम पूछ रहा है तो करेक्ट होगा नहीं, ये तो सिनोनिम है। असिस्ट मतलब तो मदद होता है तो ये तो होगा नहीं। सेलेक्ट मतलब चुनना। करप्ट मतलब गलत कर देना, खराब कर देना, भ्रष्ट कर देना। करप्ट का एक अर्थ भ्रष्ट भी होता है और भ्रष्ट करना भी होता है। तो रेक्टिफाई का तो एक ही अपोजिट दिख रहा है, करप्ट, क्योंकि और सब तो अलग अलग चीजें हैं। रेक्टिफाई मतलब ठीक करना, करप्ट मतलब खराब करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, एस्टिमेशन मतलब आकलन करना, नॉलेज मतलब ज्ञान, एक्यूमेन मतलब होता है शार्पनेस। एक्यूमेनेस मतलब आप इसे बोल सकते हैं क्लेवरनेस, चालाकी, या फिर आप शार्पनेस भी बोल सकते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, या फिर आप इसे जजमेंट भी कह सकते हैं जो अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो वही बोल रहा है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जो निर्णय लेने में काफी तेज होते हैं और सटीक होते हैं। एक्यूरेसी मतलब सटीक, तो इसलिए एक्यूमेन इसका सही सिनोनिम होगा, वन वर्ड होगा। नेक्स्ट, नो इंप्रूवमेंट पूछ रहा, सेंटेंस इंप्रूव। माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट। रूल होता है इफ ऑर्डर इज यूज्ड एज वर्ब, डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन विथ इट। लिख देता हूं, इफ ऑर्डर, ORDER, ये ऑर्डर के लिए, इफ ऑर्डर इज यूज्ड एज वर्ब, कॉमा, डू नॉट यूज any preposition, do not use any preposition with it। मतलब हिंदी है कि यदि ऑर्डर का प्रयोग क्रिया के रूप में है
तो उसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑर्डर में आईएनजी जुड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वर्ब है, और जब ऑर्डर वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, तो अबाउट को हटा देना चाहिए, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो वहां पे होना चाहिए ऑर्डरिंग माय सिस्टर। तो इसका आंसर आपका ऑर्डरिंग माय सिस्टर अबाउट होगा। ऑर्डर समवन होता है, और वैसे भी एक और रूल बता देता हूं, ऑर्डर प्लस पर्सन आता है, तो ऑर्डर के ठीक बाद वो व्यक्ति आ जाएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो इसलिए बी आंसर सही है। ऑर्डर के ठीक बाद प्रीपोजिशन नहीं आती है, ऑर्डर के ठीक बाद पर्सन होगा, उसके बाद आप प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, तो इसलिए 13 का आंसर बी है। नेक्स्ट 14, द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, वॉज एडवाइजिंग, ये कौन सा टेंस हो गया? वॉज टेलिंग, सेड को तो हम टेलिंग में नहीं बदल सकते हैं। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स फोर नहीं आता है क्योंकि सलाह दे रहा है, तो हमें तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन 2 + V1 आना चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर 2 + V1 का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, टीचर ने कहा था कि तुम्हें अपने एग्जाम के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए, मतलब है कि टीचर क्या दे रहे हैं हमें? एडवाइस। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा, फिर 2 + V1 आ गया, और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, द नहीं है। फॉर देयर एग्जाम्स द टीचर एडवाइस हर स्टूडेंट्स। अब यहाँ हर क्यों आया? क्योंकि टीचर जो है गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी, मतलब फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए टीचर के लिए आप हर भी लिख सकते हैं, हिज भी लिखते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में बाकी सभी ऑप्शंस तो गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ टोल्ड के बाद फॉर नहीं आती है, तो इसलिए बाकी सभी ऑप्शन गलत है, डी को छोड़कर, डी ऑप्शन छोड़कर सभी का आंसर ऑप्शंस गलत है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट, अब इसमें एरर बताना, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड। देखिए, रूल होता है जब भी आप मॉडल लिखते हैं तो उसके बाद हैव आती है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी वर्ब हैव के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, हैव तो ठीक है, रिस्पॉन्ड का थर्ड फॉर्म रिस्पॉन्डेड होना चाहिए, RESPONDED। तो यहाँ पे सी आंसर है। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर। तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब जल्दी देना चाहिए था, तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब जल्दी देना चाहिए था। नेक्स्ट, आपको इसे पैसिव बनाना है। शी इज मेकिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो सहायक क्रिया होगी जरूरत वो तो आएगा ही इज एम आर में से, प्लस आपको एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी चलेगा, तो इज एम आर प्लस बीइंग आना चाहिए। यहाँ देखिए वॉज दे दिया है, ये तो पास्ट में होता है, यहाँ भी वॉज दे दिया है, ये पास्ट है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया है। अब यहाँ चाहिए इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, तो सी छोड़ के सभी ऑप्शंस गलत लिखे हैं, सी छोड़ के सभी आंसर गलत हैं। इससे हिंदी है कि वह एक बीडेड कर्टन बहुत ही सुंदर बना रही है, तो एक सुंदर बीडेड कर्टन उसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। एक इडियम होता है लीव नो स्टोन अनटर्न, इडियम होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना, टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट। हर संभव प्रयास करने को कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इस इडियम का अर्थ हो जाएगा इरा मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना, तो 17 का सी। नेक्स्ट 18, डिसरप्ट का अर्थ होता है
बाधा डालना या फिर अवहेलना करना, डिसअरेंज भी कह सकते हैं आप। डिसअरेंज बोलिए, आप इसे डिसरप्ट का सिनोनिम में डिस्टर्ब बोलिए, डिस्टर्ब, डैमेज, नुकसान पहुंचाना। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम होते हैं। डिसरप्ट का सिनोनिम होता है, सॉरी एंटोनिम होता है अरेंज या ऑर्गेनाइज। ये तो एंटोनिम चल रहा है, तो हमें एंटोनिम नहीं चाहिए, हमें सिनोनिम चाहिए। इंजोर मतलब तो किसी को चोट पहुंचाना, तो ब्रीच हो जाएगा। डिसरप्ट का सिनोनिम पूछा है तो ब्रीच होगा, क्योंकि अरेंज और ऑर्गेनाइज तो उसका एंटोनिम है। इंजर कुछ अलग ही शब्द है, तो ब्रीच मतलब ब्रेक करना होता है, तोड़ना, नियमों का तोड़ना या नियमों का उल्लंघन करना। तो डिस्टर्ब, डैमेज और उसी का सिनोनिम में ब्रीच हो सकता है। ब्रीच थोड़ा सा दूर का सिनोनिम है, लेकिन बाकी सभी ऑप्शंस तो बैठ नहीं रहे, इसलिए आपको उसका सबसे नजदीकी डिसरप्ट का ब्रीच आपको लिखना पड़ेगा। तो डिसरप्ट का सिनोनिम हो गया ब्रीच। ब्रीच का अर्थ तो नियमों को तोड़ना या नियमों का अवहेलना करना, उल्लंघन करना। नेक्स्ट, इसमें भी एरर बताना है आपको। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। देखिए यहां पे भी मिस प्रिंट कर दिया है, मंथ में एस नहीं था, तो वही आंसर होगा, क्योंकि यहां पे ओरिजिनल में आंसर में ये होना चाहिए था 5 months, ये होना चाहिए था। क्वेश्चन में एस नहीं था और आंसर में एस होना चाहिए था, तो आपका आंसर ये है बी, मंथ में यहां पे एस जुड़ना चाहिए था, क्योंकि जब 5 है तो 5 के बाद तो प्लूरल नाउन आएगी ना, तो इसलिए वहां पे मंथ का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। तो 5 जब आ गया तो प्लूरल नाउन चाहिए, तो इसलिए मंथ में एस जुड़ना चाहिए था, वो मिस प्रिंट कर दिया है, टाइपिंग में गलत हुआ है। मंथ में से एस हटना चाहिए था और वही एरर था। उसमें ओरिजिनल में एस जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं, मतलब जो इन्होंने गलती कर दिया, बिना गलती के टाइप हो गए, कैसे होगा। द क्रू ऑफ सेलर्स वर, तो देखिए रूल होता है द प्लस क्रू, द क्रू ऑफ प्लस आपको प्लूरल नाउन आएगी और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। द क्रू ऑफ सेलर्स वर्ड, तो हमें वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब को हटाकर वॉश करिए, क्योंकि क्रू ऑफ सेलर्स होता है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रखते हैं। जहाज के सदस्यों के समूह को क्रू कहते हैं। परटर्ब्ड मतलब होगा, इसका सिनोनिम बता देता हूं, वरीड, चिंतित। परटर्ब्ड का सिनोनिम होता है चिंतित। गेल मतलब होता है तूफान, STORM, स्टॉर्म। मतलब जहाज के सदस्यों का जो समूह था वह तेज तूफान के द्वार से चिंतित नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ए है, 20 का आंसर ए। नेक्स्ट आइए क्लोज टेस्ट। द ग्रीडी रस्ट, द ग्रीडी मतलब लालची इंसान, द ग्रीडी मतलब लालची, तो द ग्रीडी मतलब लालची इंसान जो है, रश मतलब जल्दीबाजी में, तो द ग्रीडी रश्ड होम, वो जो ग्रीडी आदमी था, लालची आदमी था, वह अपने घर जल्दीबाजी में गया था अपने पत्नी और अपने बच्चे को बताने के लिए अपनी इच्छा के बारे में। ऑल द, ये एक फ्रेज होती है, ऑल द वाइल, वर्ड होता है ऑल द वाइल, एक फ्रेज होती है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का अर्थ होता है हैपन थ्रू आउट द टाइम, हैपन थ्रू आउट द टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं उस किसी चीज के दरमियान जो कुछ घटनाएं घटती हैं, किसी चीज के दरमियान जो घटनाएं घटे उसे हम लोग कहते हैं ऑल द वाइल। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था आपका ऑल द वाइल, इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे ऑल द लिखा हुआ है, तो हमें यहां पे बस वाइल फिल कर देना चाहिए। उसी दरमियान वह, यहां पे ऑब्जेक्ट मैच था, मिस प्रिंट हुआ है, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ, मतलब जब वह अपने घर जा रहा था हड़बड़ी में अपने पत्नी और अपने बच्चे को बताने के लिए, लड़की को अपनी इच्छाओं के बारे में, विश के बारे में, उसी दरमियान वह उसके रास्ते में जो जो चीजें आ रही थी वह उसे छूता जा रहा था, एंड वॉचिंग, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए, तो ऑब्जेक्ट्स प्लूरल है,
तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन प्लूरल चाहिए। तो क्योंकि रूल होता है जनरली वर्ब के बाद जब वर्ब आती है तो हम उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। हम वर्ब के बाद हमेशा सर्वनाम की ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के। तो इसलिए देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये, THERE, ये तो प्लेस के लिए होता है, ये तो पॉसेशन बताता है, अधिकार बताने के लिए काम में आता है। दोस्त का प्रयोग होगा नहीं। तो वॉचिंग देम, तो यहां पे आपको प्रोनाउन चाहिए देम। तो वो जब घर आ रहा था तो उस दरमियान जो जो उसके रास्ते में उसके सामने जो चीजें आ रही थी वो उसे टच कर रहा था और उन्हें देख रहा था कि कैसे वो सोने में तब्दील हो रहे थे। मतलब उसका कोई वरदान होगा, उसके वरदान मिल गई होगी कि तुम जो भी चीज को छुओगे वो सोने का बल जाएगा। तो वो लालची इंसान खुश हो गया था और हड़बड़ी में अपने घर आ रहा था, ये अपने पत्नी और बच्चे को बताने के लिए कि वो उसे एक वरदान मिला है, वो जो भी चीजें छुएगा वो सोने का बन जाएगा। और रास्ते में जो जो चीजें आ रही थी उसी दरमियान वो उन्हें छूता जा रहा था और उन सब चीजों को वो सोने में बदलता जा रहा था। वंस ही गॉट होम, एक बार जब वह घर पहुंच गया, हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम। तो देखिए पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए पास्ट ही चल रहा है, यहां भी रस्ट है, यहां भी पास्ट चल रहा है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करना चाहिए। रश मतलब हरी करना, जल्दीबाजी। तो जैसे वो अपने घर पहुंचा, उसकी डॉटर, उसकी लड़की जो थी जल्दीबाजी में आई थी उसका स्वागत करने के लिए, अपने पिता का स्वागत करने के लिए। एज सुन एज ही बेंट डाउन, बेंट डाउन एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है झुकना, बेंट डाउन मतलब झुकना। तो वो जैसे ही झुका था, तो ये रहा इजी वर्ड है, जैसे वो झुका था वह अपने लड़की को, अपने बेटी को अपने गोद में उठाने के लिए, तो वो जैसे ही अपने लड़की को उठाने के लिए गोद में झुका था, शी टर्न्ड इनटू अ गोल्डन स्टैच्यू, उसकी लड़की भी एक सोने की मूर्ति में बदल गई थी। ही वॉज डैश, वह क्या हुआ, पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, वह पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और रोने लगा था और अपने लड़की को फिर से जीवित करने का प्रयास करने लगा। तो हमें चाहिए वहां पे शॉक्ड। तो डिवास्टेटेड मतलब होता है कॉज्ड शिवियर, SEVERE, शॉक, SHOCK। जब हमें बहुत ज्यादा शॉक लगता है किसी चीज से तो हम उसके लिए डिवास्टेटेड का प्रयोग करते हैं। डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय, डिमोलिश और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होने के लिए होता है, नष्ट। तो हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि जब किसी की बेटी जब सोने का मूर्ति बदल जाएगी तो उसे क्या होगा, बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, तो उसे बहुत ज्यादा शॉक लगा था। तो डिवास्टेटेड का एक अर्थ होता है शॉक लगना, बहुत ज्यादा शॉक लगना। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं अगला। तो जय हिंद।